Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel and guys आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के हम मॉडल पेपर 2 में आपके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 50 क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होने वाले हैं। धुआंधार क्लास रहेगी आपकी यूजीसी नेट की, और अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट ले लिया तो आप अपना नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जिनको प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और ज़्यादा चांसेस हैं इनके एग्ज़ाम में आने के। एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ये यहाँ पर हम प्रश्नों की श्रृंखला को हल करने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एज क्वेश्चंस 50 हैं तो एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं होगा, ओनली हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और उनके आंसर्स को मार्क करेंगे। Okay, but if you have any problem regarding any question, you can ask in the comment section. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। यहाँ पर पूछा है कि ये जो वर्बल गाइडेंस होता है ये किसकी लर्निंग में कम प्रभावी रहता है, एप्टीट्यूड की, स्किल की, एटीट्यूड की या फिर रिलेशनशिप की। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्किल, नो डाउट इट। Now let's move towards our next question, and question number 2, it is which is the most important aspect of the teacher's role in learning। अब लर्निंग में टीचर का जो रोल होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है। ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेज दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, the development of insight into what constitute the pitfalls and dangers to be avoided, the provisions of encouragement and moral support, या the provisions of continuous diagnostic and remedial help। So the correct answer for this question is option number A, the development of insight into what constitute an adequate performance। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज। आप मार्क कीजिए और फिर आप चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या फिर नहीं। ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, और क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सनल एडजस्टमेंट, बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, सी सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, डी प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, अब तक आपने मार्क कर चुका होगा, मैं आपको क्लियर करा देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। वो बच्चा जो क्लास में क्वेश्चंस पूछता रहता है वो कैसा है, एनकरेज टू फाइंड, उसको क्या करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो आंसर्स खुद से इंडिपेंडेंटली फाइंड करे, या उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो टीचर से क्लास के बाद मिले, या फिर उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चंस को कंटिन्यू पूछता रहे, या फिर उसको एडवाइस करना चाहिए कि वो लेक्चर के टाइम पर डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सो जब बात आती है कि क्वेश्चंस पूछने की, तो क्वेश्चन पूछना जो है वो आपकी एक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल्स है, और अगर स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है इट मीन्स वो क्लास में एक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग जो है क्लास में करने की
के लिए टीचर को कोई भी एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है कि वो लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब ना करे, बट क्वेश्चन जो हो वो सेंसिबल क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चंस के लिए एनकरेज ही करना चाहिए, उनको एडवाइस नहीं करना, उनसे नहीं कहना चाहिए कि अब हमें क्लास के बाहर मिलिएगा, ना ही तो उनसे कहा क्वेश्चनिंग करना चाहिए कंटिन्यू, इसके लिए एनकरेज तो करना ही करना चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको यही क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो आंसर जो है उस क्वेश्चन का खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कि अगर हम कुछ खुद से करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा स्टेबल रहती है इन कंपैरिजन टू किसी के बताने का। ठीक है, आप अगर कोई भी जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको एक्सपेरिमेंट क्यों कराया जाता है कि आप खुद करके सीखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप लैब में जाते हैं, कोई सेक्शन कट करते हैं और फिर उसके डायग्राम को आप खुद से ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा स्टेबल रहता है ना। तो खुद से करके सीखना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वो आंसर जो है वो अपने आप से फाइंड आउट करे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो हो स्टूडेंट का, मतलब स्टूडेंट्स के मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का होना टीचिंग में पॉसिबल होगा किसके ज़रिए? डिस्कशन मेथड के ज़रिए, लेक्चर मेथड के ज़रिए, ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए, फिर टेक्स्ट बुक मेथड्स के ज़रिए। तो कि क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बात करें हम लेक्चर मेथड की, तो हम इसको तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि लेक्चर मेथड जो होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो पैसिव होते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर होता है वो कंटेंट को थॉरली बोलता रहता है। तो इसलिए ये तो ऑप्शन आपका नहीं रहने वाला। दूसरा, टेक्स्ट बुक मेथड भी सिर्फ आप बुक से पढ़ लेना, ठीक है, तो उससे भी जो स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा पैसिव हो जाता है बुक से ही पढ़ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं ये ठीक है, यहाँ अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका डिस्कशन मेथड है, क्योंकि डिस्कशन मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और इंटरेक्शन से नॉलेज ज़्यादा इन्हांस होती है उनकी। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इन कंपैरिजन टू ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में क्या होता है, स्टूडेंट खुद से कुछ नहीं करता, बस वो जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको वो देखता रहता है, लेकिन डिस्कशन मेथड में वो खुद से एक्टिविटी करता है और करके सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन says that generalized conclusions on the basis of a sample is technically known as। जो generalized conclusion निकलता है सैम्पल्स की बेसिस पे, उसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? डेटा एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, पैरामीटर इन्फेरेंस कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो जनरलाइज्ड कंक्लूजन होता है सैम्पल की बेसिस पे, उसको टेक्निकली हम डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कहते हैं, कि आंकड़ों के मुताबिक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? आपके मैनिपुलेशन वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन पे बेस्ड होती है, कंसेप्चुअल पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च पर, या फिर सर्वे ऑफ लिटरेचर पे। तो आप सभी को पता है कि अगर आप सर्वे कर रहे हो लिटरेचर का तो आप फाइंड आउट कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो इसको। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो आपकी वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च इज। साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो आपका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? क्या रिसर्च एम्पेरिकल होती है, थ्योरेटिकल होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, या फिर सभी होती है? तो देखिए, आपकी रिसर्च एम्पेरिकल भी होती है, थ्योरेटिकल भी होती है, थ्योरी भी आप लिखते हो, और एक्सपेरिमेंट भी करते हो, यानी कि एक्सपेरिमेंटल भी होती है। तो ये तीनों ही ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 9 says that authenticity of a research finding is its, जो authenticity होती है रिसर्च की, रिसर्च फाइंडिंग की, वो उसकी क्या है, ओरिजिनलिटी है, वैलिडिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 से इज दैट विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। अगर पॉपुलेशन फाइनाइट होगी तो हम इनमें से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारे क्वेश्चंस 11 to 15 होते हैं, ये हमारे पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पैसेज को रीड करने से पहले हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेट्स हैव अ ग्लैंस ऑन क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम पैसेज को रीड करेंगे और हम अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। और आप साथ ही साथ मार्क करते हुए चलेगा जब मैं पैसेज रीड कर रही हूँ, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर बताऊँ तब आप अपने आंसर्स को मैच कर सको। और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। So question number 11 is, which one of the following have a profound impact on the development of Gandhi's holistic thinking on humanity, nature and their ecological interrelations? Jain teaching, Christian sermons, Bhagavad Gita, Ruskin and Tolstoy. Gandhi's overall social और environmental philosophy जो होती है वो किस पर बेस्ड है आपके, नीड, डिज़ायर, वेल्थ या फिर वेलफेयर। गांधी जीज डीप कंसर्न जो होता है फॉर द डिसएडवांटेज द पुअर एंड रूरल पॉपुलेशन क्रिएटेड एन एम्बियंस फॉर एन अल्टरनेटिव रूरल पॉलिसी, सोशल थिंकिंग, अर्बन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 से इज दैट, माइंड में रखिएगा ये क्वेश्चन ज़रूर। Colonial policies and modernization led to the destruction of major industrial infrastructure, irrigation infrastructure, urban infrastructure or rural infrastructure. Question number 15. Gandhi's active non-violence is derived from moral restraint of not injuring another being, having liberties, desires and acquisitiveness, freedom of action, nature blind technology and enslavement of human spirit and energies। अब हम पैसेज को रीड करेंगे। क्वेश्चंस हमने अपने माइंड में रख लिए, अब हमें जहाँ जो वर्ड मिलेगा उसको हम वहाँ से पॉइंट आउट करेंगे और अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। सो मैं पैसेज को रीड कर रही हूँ, आप आंसर्स मार्क करते चलिएगा। Gandhi's overall social and environmental philosophy is based on what human being needs rather than what they want. His early introduction to the teaching of Jains, Theosophists, Christians, sermons, Ruskin and Tolstoy, and most significantly the Bhagavad Gita were to have profound impact on the development of Gandhi's holistic thinking on humanity। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से समझ जाएंगे भगवत गीता, ठीक है, नेचर एंड द इकोलॉजिकल इंटर रिलेशन, हिज डीप कंसर्न फॉर द डिसएडवांटेज द पुअर एंड द रूरल पॉपुलेशन क्रिएटेड एन एम्बियंस फॉर एन ऑल्टरनेटिव, एम्बियंस वर्ड भी आपका आया था, ठीक है, एम्बियंस फॉर एन ऑल्टरनेटिव सोशल थिंकिंग दैट वॉज एट वंस फार साइटेड, लोकल एंड इमीडिएट। फॉर गांधी वॉज acutely aware that the demands generated by the need to feed and sustain human life, compounded by the growing industrialization of India, far outstrip the finite resources of nature. This might nowadays appear naive or commonplace, but such pronouncements were as rare as they were heretical a century ago. Gandhi was also concerned about the destruction under colonial and modernist designs of the existing infrastructures, which had more potential for keeping a community flourishing within ecologically sensitive traditional patterns of subsistence, especially in the rural areas, than did the incoming Western alternatives based on nature-blind technologies and the enslavement of human spirit and energies. Perhaps the moral principle for which Gandhi is best known is that of active non-violence, derived from the traditional moral restraint of not injuring
Another being the most refined expression of this value is in the great epic of the Mahabharata, c. 100 BCE to 200 CE, where moral development proceeds through placing constraints on the liberties, desires, and accusativeness endemic to human life. One's action is judged in terms of consequences and the impact it is likely to have on another. Jains had generalized this principle to include all sentient creatures and bio communities alike. Advanced Jain monks and nuns will sweep their path to avoid harming insects and even bacteria. Non-injury is a non-negotiable universal prescription. ये जो आपके जैन समुदाय होता था वो लोग ब्रश भी नहीं करते थे, नहाते भी नहीं थे, क्योंकि वो जीव हत्या को बहुत बड़ा क्राइम मानते थे और उन्हें लगता था अगर वो ब्रश करेंगे तो जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएंगे। इस वजह से वो ना ही तो ब्रश को प्रेफर करते थे और ना ही बाथिंग को प्रेफर करते थे। वो महीनों महीनों तक नहाते नहीं थे ताकि जीव हत्या ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one of the following have a profound impact on the development of Gandhi's holistic thinking on humanity? So the correct answer for this question is Bhagavad Gita, option number C. Question number 12, Gandhi's overall social and environmental philosophy is based on human beings. So the correct answer for this question is need. Next, question number 13, Gandhiji's deep concern for the disadvantaged, the poor and rural population created an ambience for an alternative social thinking. Option number B is the correct answer. Next, question number 14, colonial policy and modernization led to the destruction of रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट गांधीज एक्टिव नॉन वायलेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉरल रिस्ट्रेंट ऑफ नॉट इंजरिंग अनदर बीइंग, हैविंग लिबर्टीज, डिजायर्स एंड एक्यूसिटिवनेस। लेकिन आप सभी को पता है कि जो उनका अहिंसा था वो उसका मतलब यही था कि किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ऑप्शन भी आपका पैसेज में दे रखा था तो इसके साथ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आंसर आप गलत कर सकते हो। आपको याद रखना है पैसेज से नहीं, इस अहिंसा का जो मतलब है वो आप सभी को पता है कि उसका मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे को चोट ना पहुँचाई जाए। DTS सर्विस, अब पैसेज के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो DTS सर्विस होती है वो किस ईयर में स्टार्ट हुई थी। तो जो DTS सर्विस है ये आपके स्टार्ट हुई थी क्या 2000 में, क्या 2002 में, 2004 या 2006। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर सी 2004। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड here this question says that National Press Day is celebrated on। देखिए गाइज, हमने कल के अपने प्रैक्टिस सेट 4 में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रेस काउंसिल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो हमने बताया था कि जो प्रेस काउंसिल है वो आपकी दिल्ली में सिचुएटेड है। और देखिए आज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप ये समझिए कि क्या होता है, आपको जो भी मतलब आप समझ लीजिए कि प्रेस डे से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए हैं। हम हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें। ठीक है, तो प्रेस काउंसिल का पूछा था कि वो दिल्ली में है और आज पूछ लिया कि नेशनल प्रेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 16 नवंबर वी सेलिब्रेट एज नेशनल प्रेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आर। अब देखिए फिर से प्रेस से क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रेस काउंसिल जो है इंडिया की उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, कितने मेंबर्स प्रेस काउंसिल में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 28। याद रखिएगा प्रेस काउंसिल की अगर बात करें तो टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो 28 होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल। किस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन का अधिकार आपको मिला है। एंड 19(2)(a), 19(16), 19(2), 19(1)(a। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 19(1)(a।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्री अजम्पशन ऑफ enriching curriculum based instruction, replacing teacher in the long run, everybody having access to a radio set, other means of instruction getting outdated. So the correct answer for this question is option number C, everybody having access to radio set. क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको सीरीज़ को कंप्लीट करना है। सीरीज़ आप देख सकते हैं 5, 4, 9, 17, 35 इज इक्वल्स टू 39। तो आप देख लीजिए कि आप क्या आएगा, जो कि आपका मतलब इन 139 टोटल रहेगा इस सीरीज़ में। आप ऐसा क्या करेंगे? सो सॉल्व कीजिए इस आंसर को, देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर, और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर हमें ज़रूर बताएं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 टू 24 जो हैं वो आपके इस डायग्राम पर बेस्ड हैं। इसको वेन डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। ये आपके रीजनिंग का एक पार्ट है, रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं वेन डायग्राम से। तो इस डायग्राम के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, जहाँ पर कि आपको 3 इंटरलॉकिंग सर्कल्स दिए हैं। इंटरलॉकिंग सर्कल्स मतलब कि एक सर्कल इस टाइप से, ये सर्कल्स हैं, ठीक है। आई, एस एंड पी, इनको नाम दे दिया है आई, एस और पी, ठीक है। जहाँ पर कि सर्कल आई जो है वो इंडियंस के लिए है, सर्कल एस जो है वो आपका साइंटिस्ट्स के लिए है, और पी जो है वो आपका पॉलिटिशियंस के लिए है। अब फिर इन्हीं में से आप क्वेश्चन का आंसर करोगे। डिफरेंट रीजन इन द फिगर आर लेटर फ्रॉम ए टू एफ, और जो रीजन्स हैं फिगर में वो आपके ए टू एफ से बने हुए हैं, ठीक है। ए से एफ उनको लेवल किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, द रीज़न विच रिप्रेजेंट नॉन इंडियन साइंटिस्ट हु आर पॉलिटिशियंस। अब आपसे पूछा है कि वो कौन सा रीज़न है जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉन इंडियन साइंटिस्ट को जो कि पॉलिटिशियंस। तो देखिए, अब आप ये वाला जो सर्कल है आपका, ये इंडियंस का सर्कल है, ठीक है। तो जब ये सर्कल आपका इंडियन का है, तो ये जो हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, और साइंटिस्ट कैसे होंगे? नॉन इंडियन। तो देखिए, ये जो डी वाले हैं ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, डी, ए और एफ, ये तो आपके इंडियन साइंटिस्ट हैं। सॉरी, एफ जो है वो आपके इंडियन साइंटिस्ट नहीं हैं। लेकिन बाकी ये जो है आपके इंडियन साइंटिस्ट के अंतर्गत आता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है आपके नॉन इंडियन साइंटिस्ट्स को, सॉरी, जो कि पॉलिटिशियंस भी हैं, ठीक है। नॉन इंडियन साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिटिशियन भी है आपका, साइंटिस्ट भी हो और नॉन इंडियन हो। तो ये इस तरह से आपके पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट दोनों के बीच में आपका ए आ रहा है, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर है, सॉरी ए नहीं आ रहा है, फिर से एक थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। हमें बताना है कि इंडियन यानी कि डी वाला नहीं आएगा आपका, ए वाला नहीं आएगा और बी वाला नहीं आएगा। ई हम मार्क नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट तो हैं लेकिन ये पॉलिटिशियन नहीं है। हमें बताना है कि साइंटिस्ट भी हो, पॉलिटिशियन भी हो। तो ये वाला सर्कल पॉलिटिशियन का है, यानी कि एफ जो है वो हमारा साइंटिस्ट भी है और पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, और इंडियन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एफ। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द रीजन विच रिप्रेजेंट्स इंडियन हु आर नीदर साइंटिस्ट नॉर पॉलिटिशियन। अब आपको वो रीज़न बताना है, ठीक है, जो इंडियंस को रेफ़र करता हो लेकिन ना ही तो वो साइंटिस्ट हो और ना ही वो पॉलिटिशियंस हो। तो अब देखिए, ये रीज़न है, ये आपका इंडियन
इंडियन का सर्कल है। यहाँ पर अब ये जो डी रीजन है ये इसमें आपके साइंटिस्ट भी आ रहे हैं और इंडियन साइंटिस्ट हैं। यहाँ ए में आपके पॉलिटिशियंस भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और ये वो भी हैं। बी वाला भी नहीं, ये नहीं होंगे, तो ऑप्शन जो आएगा वो आपका सी आएगा, जो कि इंडियंस तो हैं लेकिन ना ही तो ये साइंटिस्ट हैं और ना ही ये आपके पॉलिटिशियंस हैं। दैट इज सी। So the correct answer for this question is option number B। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द रीजन विच रिप्रेजेंट पॉलिटिशियंस, वो रीज़न आपको बताना है जो कि पॉलिटिशियंस को तो रिप्रेजेंट करे, जो कि इंडियंस भी हों और साइंटिस्ट भी हों। मतलब आप ऐसे रीज़न को बताना है जो पॉलिटिशियन भी हों, इंडियंस भी हों और साइंटिस्ट भी हों। तो ऐसा रीज़न जो रहने वाला है हमारा दैट इज़ अब देखिए ये तो कट जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाले, ठीक है। इन चारों में से होगा, इंडियन, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन तीनों हो। तो देखिए ये बी वाला जो है ये आपका इंडियन है, पॉलिटिशियन है लेकिन साइंटिस्ट नहीं है। ऐसे ही अब हम एफ वाले को देखते हैं, ये आपका पॉलिटिशियन है, आपका साइंटिस्ट है लेकिन इंडियन नहीं है। डी वाले को देखते हैं, ये आपका इंडियन है, साइंटिस्ट है लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है। अब हम ए वाले को देखते हैं, तो ए में देखिए आप इस सर्कल में भी आ रहा है, इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, यानी कि जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर है। ये ए रीज़न जो है यही साइंटिस्ट भी हैं, इंडियंस भी हैं और आपके पॉलिटिशियंस भी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच नंबर इज़ मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब यहाँ पर आपको ये जो सीरीज़ दी है इसमें यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप पैटर्न को एनालाइज कीजिए और आंसर अपना कंप्लीट कीजिए एंड आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 65। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड्स। मेजरमेंट का जो फंक्शन होता है उसमें आपके क्या आते हैं, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन। जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, आपके साइंटिफिक रीजनिंग में, कस्टमरी रीजनिंग में, मैथमेटिकल या फिर सिलॉजिस्टिक। तो लॉजिकल जो रीजनिंग होती है वो आपकी सिलॉजिस्टिक रीजनिंग पर बेस्ड होती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज दैट यहाँ आपसे कहा है कि आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर को इंसर्ट करना है 4:17 और फिर ये आपका समानुपात रहेगा 7 किसके साथ, तो क्वेश्चन नंबर 28 एंड द करेक्ट आंसर इज 50। तो 4:17 समानुपाते 7:50। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इनमें से आपको ऑड वर्ड चूज़ करना है। मॉन्क जो है वो क्या है आपका, संत है। प्रीस्ट क्या है आपके, पंडित हैं। और नन क्या है आपके, ये भी आपके संत में ही आते हैं। तो ये सारे वर्ड सेम है, संत, पंडित, लेकिन ये जो नाइट है ये वर्ड आपका ऑड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। अब आपको एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो बाकी सबसे डिफरेंट है ग्रुप में। तो 49, 63, 77 एंड 81 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 81। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एम्प्लाइज। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें आपका क्या आता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है या फिर सभी। तो जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है तो ये तीनों ही सैम्पलिंग यहाँ आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर को इंसर्ट करना है एंड मिसिंग नंबर जो है आपका दैट इज़ 54 एंड 65। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 33 इज एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, किस टाइम पर 3 से 4 के बीच में विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, किस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे आपके। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 45 minutes past 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 3:45 पर आपके जो क्लॉक होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी 3 से 4 के बीच में। आगे देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट मैरी हैज़ 3 चिल्ड्रन, मैरी के 3 चिल्ड्रंस हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि कोई भी बॉय जो होगा इनमें, मतलब कोई भी तीनों बच्चों, दैट नन ऑफ द 3 चिल्ड्रन इज़ अ बॉय, कि कोई भी तीनों चिल्ड्रन बच्चे लड़का नहीं होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, कि कौन बॉय होगा कौन गर्ल होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं ये ऑप्शंस गलत हैं, तो हम खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए 3 चिल्ड्रन हैं तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि तो तीनों बॉय हों, या फिर 2 बॉय हों 1 गर्ल हो, या फिर 1 बॉय फिर गर्ल और फिर बॉय हो, या फिर गर्ल हो और बॉय बॉय हो, या फिर बॉय हो और गर्ल गर्ल हो, या फिर गर्ल हो बॉय हो गर्ल हो, या फिर आपकी गर्ल गर्ल हो और बॉय हो, या फिर आपकी गर्ल 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 हो। तो अब आप देखिए कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी नन ऑफ 3 चिल्ड्रन इज़ अ बॉय इज़ 1/8। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ मेंशन नहीं है, आप खुद से इसको कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नंबर 35 सेज दैट इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, अगर रेडियस जो हो किसी भी सर्कल का उसको 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया जो होगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 125%। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट CD-ROM स्टैंड फॉर, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, that is compact disk read only memory। क्वेश्चन नंबर 37 द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर विच कीप पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल, हम सभी को पता है कि ब्रेन क्या होता है कंप्यूटर का जो कि ये पेरिफेरल्स को अपने कंट्रोल में रखता है। सो इट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका CPU जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज, डेटा को सेव किया जाता है स्टोरेज मीडियम में बैक होके, उसको क्या कहा जाता है। तो इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपका 2007 में आया था UGC नेट के एग्ज़ाम में। 40 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, WWF, देखिए कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी भी आ जाते हैं लेकिन कभी कभी बहुत टफ भी आते हैं। आप देखिए WW पूछ लिया, कितना इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, हर कोई इजीली आंसर कर देगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके एनवायरनमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट हुए यूनिट 9 से, ठीक है। 41 डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स हैव लेड टू, अभी के हमारा जो शतक है इसमें जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो किस वजह से है, सॉइल इरोजन की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से है, लॉस बायोडाइवर्सिटी के कम होने की वजह से, या सारे ही रीज़न हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी रीज़न है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर बोला है कि इनमें से कौन सा नेचुरल हैज़र्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाईएस्ट ह्यूमन डिज़ास्टर कॉजिंग में। तो देखिए अर्थक्वेक्स आते हैं, आपके स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं। अब देखिए जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं ये हमारे बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये हमारे जो एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ही हो, मतलब ये मोस्टली आपके कहाँ होते हैं, आपकी ज़मीन से लावा जब मतलब ज़मीन का जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वहाँ पर जो भी आपके जो मेटल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो मेल्ट आउट होके फॉर्म निकलते हैं बाहर, तो वो आपके पॉपुलेटेड एरियाज़ में नहीं होते। इसीलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉजिंग ह्यूमन डिज़ास्टर जो है दैट इज़ आपका सुनामी, और ये आता भी ह्यूमंस की वजह से ही है क्योंकि आप पेड़ वगैरह जब कटते हैं तो उससे फ्लड के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही तेज़ गति से हमारे यहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर नेचुरल हैज़र्ड मिटिगेशन। तो नेचुरल हैज़र्ड मिटिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट क्या है, सो हेयर
द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, स्लम्स इन मेट्रो सिटी आर द रिजल्ट ऑफ, जो स्लम्स होते हैं मेट्रो सिटी में वो किसका रिजल्ट है आपका, तो दैट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर्ड है वो कहाँ पाई जाती है, तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर्ड है ये हमारी पाई जाती है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 says that the first Indian satellite for serving the educational sector, हाँ अब एजुकेशनल सेक्टर में सबसे पहले किस इंडियन सैटेलाइट ने सर्व किया था, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्यूसेट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट जो एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल है इग्नू का उसको क्या कहा जाता है, तो इग्नू का एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल को ज्ञान दर्शन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय सिचुएटेड इन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका स्थित है वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो अब हम यहाँ पर मैचिंग करेंगे। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, यहाँ पर उनकी लोकेशंस दिए हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इंग्लिश का फॉरेन लैंग्वेज का वो आपका कहाँ है। यहाँ पर हम कंप्लीट दिए ही नहीं है, ऑप्शंस कंप्लीट नहीं है। चलिए बाकी मैच कर लेते हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय हैदराबाद, ग्रामोदय विश्वविद्यालय हैदराबाद ये आपका कहाँ है, तो ये है आपका चित्रकूट में। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है हायर तिब्बतियन स्टडीज़ का ये कहाँ है आपका, इट इज़ इन धर्मशाला। 4th इग्नू की अगर हम बात करें ये कहाँ है आपका, इग्नू आप सभी को पता है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड का हमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन चलिए हम यहाँ पर इसको कोड को मैच कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2nd 1 4th एंड 3rd। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़, जो वोकेशनलाइजेशन होता है एजुकेशन का उसका उद्देश्य क्या है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वोकेशन अलोंग विद नॉलेज, कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल एजुकेशन देन जनरल एजुकेशन, या फिर मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि लिबरल एजुकेशन बनाना जॉब ओरिएंटेशन के लिए। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।